नमस्कार, मैं आपकी दोस्त वंदना। आपका वाणी चैनल पर स्वागत है। यह मेरा एक प्रयास है आप सबको साहित्य से जोड़ने की और इस कथानक के परिदृश्य में आप सबको पहुंचाने की। इसके लिए आप हमसे जुड़िए और हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। तो फिर आज हम शुरू करते हैं प्रेमचंद जी का उपन्यास गबन। चाय पार्टी में कोई विशेष बात नहीं हुई। रतन के साथ उसकी एक नाते की बहन और थी। वकील साहब न आए थे। दयानाथ ने उतनी देर के लिए घर से टल जाना ही उचित समझा। हाँ, रमेश बाबू बरामदे में बराबर खड़े रहे। रमा ने कई बार चाहा कि उन्हें भी पार्टी में शरीक कर लें, पर रमेश में इतना साहस न था। जालपा ने दोनों मेहमानों को अपनी सास से मिलाया। ये युवतियाँ उन्हें कुछ ओछी जान पड़ी। उनका सारे घर में दौड़ना, धम धम करके कोठे पर चढ़ जाना, छत पर इधर उधर उचकना, खिलखिला कर हंसना उन्हें हुड़दंगपन मालूम होता था। उनकी नीति में बहू बेटियों को गंभीर और लज्जाशील होना चाहिए था। आश्चर्य यह था कि आज जालवा भी उन्हें में मिल गई थी। रतन ने आज कंगन की चर्चा तक न की। अभी तक रमा को पार्टी की तैयारियों से इतनी फुर्सत नहीं मिलती थी कि गंगू की दुकान तक जाता। उसने समझा था गंगू को 600 रुपये दे दूंगा तो पिछले हिसाब में जमा हो जाएंगे, केवल 250 रुपये और रह जाएंगे। इस नए हिसाब में 600 और मिलाकर फिर 800 रह जाएंगे। इस तरह उसे अपनी साख जमाने का सुअवसर मिल जाएगा। दूसरे दिन रमा खुश होता हुआ गंगू की दुकान पर पहुंचा और रौब से बोला, क्या रंग ढंग है महाराज, कोई नई चीज़ बनवाई है इधर? रमा के टाल मटोल से गंगू इतना विरक्त हो रहा था कि आज कुछ रुपए मिलने की आशा भी उसे प्रसन्न न कर सके। शिकायत के ढंग से बोला, बाबू साहब, चीज़ें कितनी बनी और कितनी बिकी? आपने तो दुकान पर आना ही छोड़ दिया। इस तरह की दुकानदारी हम लोग नहीं करते। 8 महीने हुए, आपके यहाँ से एक पैसा भी न मिला। रमानाथ, भाई खाली दुकान पर आते शर्म आती है। हम उन लोगों में से नहीं जिनसे तकाजा करना पड़े। आज ये 600 रुपये जमा कर लो और कंगन का एक अच्छा सा जोड़ा तैयार कर दो। गंगू ने रुपए लेकर संदूक में रखे और बोला, बन जाएंगे, बाकी रुपए कब तक मिलेंगे? रमानाथ, बहुत जल्द। गंगू, हाँ बाबूजी, अब पिछला हिसाब साफ कर दीजिए। गंगू ने बहुत जल्द कंगन बनवाने का वचन दिया, लेकिन एक बार सौदा करके उसे मालूम हो गया था कि यहाँ से जल्द रुपए वसूल होने वाले नहीं। नतीजा यह हुआ कि रमा रोज़ तकाजा करता और गंगू रोज़ हीले हवाले करके टालता। कभी कारीगर बीमार पड़ जाता, कभी अपनी स्त्री की दवा कराने ससुराल चला जाता, कभी उसके लड़के बीमार हो जाते। 1 महीना गुजर गया और कंगन न बने। रतन के तकाजों के डर से रमा ने पार्क जाना छोड़ दिया, मगर उसने घर तो देख ही रखा था। इस 1 महीने में कई बार तकाजा करने आए। आखिर जब सावन का महीना आ गया तो उसने एक दिन रमा से कहा, वह सुअर नहीं बना कर देता तो तुम किसी और कारीगर को क्यों नहीं दे देते? रमानाथ, उस पाजी ने ऐसा धोखा दिया कि कुछ न पूछो, बस रोज़ आजकल किया करता है। मैंने बड़ी भूल की जो उसे पेशगी रुपए दे दिए। अब उसे रुपए निकालना मुश्किल है। रतन, आप मुझे उसकी दुकान दिखा दीजिए, मैं उसके बाप से पैसे वसूल कर लूँगी और तवान अलग से। ऐसे बेईमान आदमी को पुलिस में दे देना चाहिए। जालपा ने कहा, हाँ और क्या, सभी सुनार देर करते हैं, मगर ऐसा नहीं कि रुपए डकार जाए और चीज़ों के लिए महीने दौड़ाए। रमा ने सिर खुजलाते हुए कहा, आप 10 दिन और सब्र करें, मैं आज ही उसे रुपए लेकर किसी दूसरे सर्राफ को दे दूँगा। रतन, आप मुझे उस बदमाश की दुकान क्यों नहीं दिखा देते कि मैं हंटर से बात करूं? रमानाथ ने जोर देकर कहा, कहता तो हूँ 10 दिन के अंदर आपको कंगन मिल जाएंगे। रतन, आप खुद ही ढील डाले हुए हैं। आप उसकी लल्लो चप्पू की बातों में आ जाते होंगे। एक बार कड़े पड़ जाते तो मजाल थी कि हीले हवाले करता। आखिर रतन बड़ी मुश्किल से विदा हुए। उसी दिन शाम को गंगू ने साफ जवाब दे दिया, बिना आधे रुपए लिए कंगन न बना सकेंगे। पिछला हिसाब भी बेबाक हो जाना चाहिए। रमा को मानो गोली लग गई। बोला, महाराज ये तो भलमनसी नहीं है, एक महिला की चीज़ है। उन्होंने पेशगी रुपए दिए थे, सोचो मैं उन्हें क्या मुँह दिखाऊंगा? मुझसे अपने रुपयों के लिए पुरनोट लिखा लो, स्टाम्प लिखा लो, और क्या करोगे? गंगू,
पुरनोट को शहद लगाकर चाटूंगा क्या? 8-8 महीने का उधार नहीं होता, महीना 2 महीना बहुत है। आप तो बड़े आदमी हैं, आपके लिए 500-600 रुपये कौन सी बड़ी बात है। कंगन तैयार है? रमा ने दांत पीसकर कहा। अगर यही बात थी तो तुमने 1 महीना पहले क्यों न कह दी? अब तक मैंने रुपए की कोई फिक्र की होती। गंगू, मैं क्या जानता था, आप इतना भी नहीं समझ रहे हैं। रमा निराश होकर घर लौट आया। अगर इस समय भी उसने जालपा से सारा वृत्तांत साफ साफ कह दिया होता तो उसे चाहे कितना भी दुख होता, पर वह कंगन उतार कर दे देती। लेकिन रमा में इतना साहस न था। वह अपनी आर्थिक कठिनाइयों की दशा कहकर उसके कोमल हृदय पर आघात न कर सकता था। इसमें संदेह नहीं कि रमा को 100 रुपये के करीब ऊपर से मिल जाते थे। वो किफ़ायत करना जानता तो इन 8 महीनों में दोनों सर्राफों के कम से कम आधे रुपए अवश्य दे देता। लेकिन ऊपर की आमदनी थी तो ऊपर का खर्च भी था। जो कुछ मिलता था सैर सपाटे में खर्च हो जाता और सर्राफों का देना किसी एक मुश्त रकम की आशा में रुका हुआ था। कौड़ियों से रुपए बनाना वड़िकों का ही काम है। बाबू लोग तो रुपए की कौड़ियाँ ही बनाते हैं। कुछ रात जाने पर रमा ने एक बार फिर सर्राफे का चक्कर लगाया। बहुत चाहा किसी सर्राफ को झांसा दो, पर कहीं दाल न गली। बाजार में बेतार की खबरें चला करती हैं। रमा को रात भर नींद न आए। यदि आज उसे 1000 का रुक्का लिखकर कोई 500 रुपये भी दे देता तो वह निहाल हो जाता, पर अपनी जान पहचान वालों में उसे ऐसा कोई नज़र न आता था। अपने मिलने वालों में उसने सभी से अपनी हवा बांध रखी थी। खिलाने पिलाने में भी खुले हाथों खर्च करता था। अब किस मुँह से अपनी विपत्ति कहे। वो पछता रहा था कि नाहक गंगू को रुपए दिए। गंगू नालिश करने तो जाता न था। इस समय यदि रमा को कोई भयंकर रोग हो जाता तो वह उसका स्वागत करता। कम से कम 10-5 दिन तो मोहलत मिल जाती, मगर बुलाने से तो मौत भी नहीं आती। वह तो उसी समय आती है जब हम उसके लिए बिल्कुल तैयार नहीं होते। ईश्वर कहीं से कोई तार ही भिजवा दे। कोई ऐसा मित्र भी नज़र नहीं आता था जो उसके नाम फर्जी तार भेज देता। वह इन्हीं चिंताओं में करवटें बदल रहा था कि जालपा की आँख खुल गई। रमा ने तुरंत चादर से मुँह छिपा लिया, मानो बेखबर सो रहा है। जालपा ने धीरे से चादर हटाकर उसका मुंह देखा और उसे सोता पाकर ध्यान से उसका मुंह देखने लगी। जागरण और निद्रा का अंतर उससे छिपा न रहा। उसे धीरे से हिलाकर बोली, क्या अभी तक जाग रहे हो? रमानाथ, क्या जाने क्यों नींद नहीं आ रही है। पड़े पड़े सोचता था कुछ दिनों के लिए कहीं बाहर चला जाऊं, कुछ रुपए कमा लाऊं। जालपा, मुझे भी लेते चलोगे ना? रमानाथ, तुम्हें परदेश में कहाँ लिए ले फिरूँगा। जालपा, तो मैं यहाँ अकेली रह चुकी, 1 मिनट तो रहूँगी नहीं, मगर जाओगे कहाँ? रमानाथ, अभी कुछ निश्चय नहीं कर सका हूँ। जालपा, तो क्या सचमुच तुम मुझे छोड़कर चले जाओगे? मुझसे तो एक दिन भी न रहा जाए। मैं समझ गई तुम मुझसे मोहब्बत नहीं करते, केवल मुँह देखे ही प्रीति करते हो। रमानाथ, तुम्हारे प्रेम पास ने ही तो मुझे यहाँ बांध रखा है, नहीं तो अब तक कभी का चला गया होता। जालपा, बातें बना रहे हो। अगर तुम्हें मुझसे सच्चा प्रेम होता तो तुम कोई पर्दा न रखते। तुम्हारे मन में ज़रूर कोई ऐसी बात है जो तुम मुझसे छिपा रहे हो। कई दिनों से देख रही हूँ तुम चिंता में डूबे रहते हो। मुझसे क्यों नहीं कहते? जहाँ विश्वास नहीं है वहाँ प्रेम कैसे रह सकता है? रमानाथ, यह तुम्हारा भ्रम है जालपा, मैंने तो तुमसे कभी पर्दा नहीं रखा। जालपा, तो तुम मुझसे सचमुच दिल से चाहते हो? रमानाथ, यह क्या मुँह से कहूँगा जब भी? जालपा, अच्छा अब मैं एक प्रश्न करती हूँ, संभले रहना। तुम मुझसे क्यों प्रेम करते हो? तुम्हें मेरी कसम है, सच बताना। रमानाथ, यह तो तुमने बड़े बेढब प्रश्न किया। अगर मैं तुमसे यही प्रश्न पूछूं तो तुम मुझे क्या जवाब दोगी? जालपा, मैं तो जानती हूँ। रमानाथ, बताओ। जालपा, तुम बतला दो, मैं भी बतला दूँगी। रमानाथ, मैं तो जानता ही नहीं, केवल इतना ही जानता हूँ कि तुम मेरे रोम रोम में रम रही हो। जालपा, सोच कर बतलाओ। मैं आदर्श पत्नी नहीं हूँ, इसे मैं खूब जानती हूँ। पति सेवा अब तक मैंने नाम की भी नहीं की।
ईश्वर की दया से तुम्हारे लिए अब तक कष्ट सहने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। घर गृहस्थी का कोई काम मुझे नहीं आता, जो कुछ सीखा यही सीखा। फिर तुम्हें मुझसे क्यों प्रेम है? बातचीत में निपुण नहीं, रंग रूप में ऐसी आकर्षक नहीं। जानते हो मैं तुमसे क्यों प्रश्न कर रही हूँ? रमानाथ, क्या जाने भाई, मेरी समझ में तो कुछ नहीं आ रहा। जालपा, मैं इसलिए पूछ रही हूँ कि तुम्हारे प्रेम को अस्थायी बना सको। रमानाथ, मैं कुछ नहीं जानता जालपा, ईमान से कहता हूँ तुम में कोई कमी है, कोई दोष है, यह बात आज तक मेरे ध्यान में नहीं आई। लेकिन तुमने मुझ में कौन सी बात देखी? न मेरे पास धन है, न विद्या है, न रूप है, बताओ। जालपा, बता दो। मैं तुम्हारी सज्जनता पर मोहित हूँ, अब तुमसे क्या छिपाऊँ। जब मैं यहाँ आई तो यद्यपि तुम्हें अपना पति समझती थी, लेकिन कोई बात कहते या करते समय मुझे चिंता होती थी कि तुम उसे पसंद करोगे या नहीं। यदि तुम्हारे बदले मेरा विवाह किसी दूसरे पुरुष से हुआ होता तो उसके साथ भी मेरा यही व्यवहार होता। यह पत्नी और पुरुष का रिवाजी नाता है। पर अब मैं तुम्हें गोपियों के कृष्ण से भी ना बदलूंगी। लेकिन तुम्हारे दिल में अब भी चोर है, तुम अब भी मुझसे किसी किसी बात में पर्दा रखते हो। रमानाथ, यह तुम्हारी केवल शंका है जालपा, मैं दोस्तों से भी कोई दुराव नहीं करता, फिर तुम तो मेरी हृदयेश्वरी हो। जालपा, मेरी तरफ देखकर बोलो, आंखें नीची करना मर्दों का काम नहीं है। रमा के जी में एक बार फिर आया कि अपनी कठिनाइयों की कथा कह सुनाओ, लेकिन मिथ्या गौरव ने फिर उसकी ज़बान बंद कर दी। जालपा जब उससे पूछती सर्राफों को रुपए देते जाते हो या नहीं, तो वह बराबर कहता हाँ, कुछ न कुछ हर महीने देता जाता हूँ। पर आज रमा की दुर्बलता ने जालपा के मन में एक संदेह पैदा कर दिया था। वह उसी संदेह को मिटाना चाहती थी। जरा देर बाद उसने पूछा, सर्राफ के तो अभी सब रुपए अदा न हुए होंगे? रमानाथ, अब थोड़े ही बाकी हैं। जालपा, कितने बाकी होंगे? कुछ हिसाब किताब लिखते हो? रमानाथ, हाँ, लिखता क्यों नहीं, 700 से कुछ ही कम होंगे। जालपा, तब तो पूरी गठरी है। तुमने कहीं रतन के रुपए तो नहीं दे दिए? रमा दिल में काँप रहा था, कहीं जालपा यह प्रश्न न कर बैठे। आखिर उसने यह प्रश्न पूछ ही लिया। उस वक्त भी यदि रमा ने साहस करके सच्ची बात स्वीकार कर ली होती तो शायद उसके संकटों का अंत हो जाता। जालपा 1 मिनट तक अवश्य सन्नाटे में आ जाती। संभव है क्रोध और निराशा के आवेश में 2-4 कटु शब्द मुँह से निकालते, लेकिन फिर शांत हो जाती। दोनों मिलकर कोई न कोई युक्ति सोच निकालते। जालपा यदि रतन से यह रहस्य कह सुनाती तो रतन अवश्य मान जाती। पर हाय रे आत्मगौरव, रमा ने यह बात सुनकर ऐसा मुंह बना लिया मानो जालपा ने उस पर कोई निष्ठुर प्रहार किया हो। बोला, रतन के रुपए क्यों देता? आज चाहूँ तो 2-4 हज़ार का माल ला सकता हूँ। कारीगरों की आदत देर करने की होती ही है। सुनार की खटाई मशहूर है, बस और कोई बात नहीं। 10 दिन में या तो चीज़ ही लाऊंगा या रुपए वापस कर दूंगा। मगर यह शंका तुम्हें क्यों हुई? पराई रकम भला मैं अपने खर्च में कैसे लाता? जालपा, कुछ नहीं, मैंने यूं ही पूछा था। जालपा को थोड़ी देर में नींद आ गई, पर रमा फिर उसी उधेड़ बुन में पड़ा रहा। कहाँ से रुपए लाए? अगर वह रमेश बाबू से साफ साफ कह दे तो किसी महाजन से रुपए दिला देंगे, लेकिन नहीं, वो उनसे किसी तरह न कह सकेगा। उसमें इतना साहस न था। उसने प्रातःकाल नाश्ता करके दफ्तर की राह ले, शायद वहाँ कुछ प्रबंध हो जाए। कौन प्रबंध करेगा, इसका उसे ध्यान न था। जैसे रोगी वैद्य के पास जाकर संतुष्ट हो जाता है, पर यह नहीं जानता कि मैं अच्छा होऊंगा या नहीं। यही दशा इस समय रमा की थी। दफ्तर में चपरासी के सिवा और कोई न था। रमा रजिस्टर खोलकर अंकों की जांच करने लगा। कई दिनों से मीजान नहीं दिया गया था, पर बड़े बाबू के हस्ताक्षर मौजूद थे। अब मीजान दिया तो 2500 निकले। एकाएक उसे एक बात सूझी, क्यों न 2500 की जगह मीजान 2000 दो। रसीद बही की जांच कौन करता है? अगर चोरी पकड़ी भी गई तो कह दूंगा मीजान लगाने में गलती हो गई। मगर इस विचार को उसने मन में टिकने न दिया। इस भय से कि कहीं चित्त चंचल न हो जाए, उसने पेंसिल के अंकों पर रोशनाई फेर दी
और रजिस्टर को दराज में बंद करके इधर उधर घूमने लगा। इक्की दुक्की गाड़ियाँ आने लगीं। गाड़ी वालों ने देखा बाबू साहब आज यहीं हैं, तो सोचा जल्दी से चुंगी देकर छुट्टी पा जाएं। रमा ने इस कृपा के लिए दस्तूरी की दूनी रकम वसूल की और गाड़ी वालों ने शौक से दी, क्योंकि यही मंडी का समय था और 12-1 बजे तक चुंगी घर से फुर्सत पाने की दशा में 24 घंटे का हर्ज होता था। मंडी 10-11 बजे के बाद बंद हो जाती थी। दूसरे दिन का इंतज़ार करना पड़ता था। अगर भाव रुपए में आध पाव भी फिर गया तो सैकड़ों के मत्थे गए। 10-5 रुपए का बल खा जाने में उन्हें क्या आपत्ति हो सकती थी। रमा को आज ये नई बात मालूम हुई। सोचा आखिर सुबह को मैं घर ही पर तो बैठा रहता हूँ, अगर यहाँ आकर बैठ जाऊँ तो रोज़ 10-5 रुपये हाथ तो आ जाए, फिर तो 6 महीने में सारा झगड़ा साफ़ हो जाए। मान लो रोज़ चांदी न होगी, 15 न सही 10 मिलेंगे, 5 मिलेंगे। अगर सुबह को रोज़ 5 रुपये मिल जाएं और इतने ही दिन भर में और मिल जाएं तो 5-6 महीना से मैं ऋण मुक्त हो जाऊं। उसने दराज खोलकर फिर रजिस्टर निकाला। यह हिसाब लगा लेने के बाद अब रजिस्टर में हेर फेर कर देना उसे इतना भयंकर न जान पड़ा। नया रंगरोट जो पहले बंदूक की आवाज़ से चौंक पड़ता है, आगे चलकर गोलियों की वर्षा में भी नहीं घबराता। रमा दफ्तर बंद करके भोजन करने घर जाने ही वाला था कि एक बिसाती का ठेला पहुंचा। रमा ने कहा लौट कर चुंगी लूँगा। बिसाती ने मिन्नत करनी शुरू की। उसे कोई बड़ा ज़रूरी काम था। आखिर 10 रुपये पर मामला ठीक हुआ। रमा ने चुंगी ले, रुपए जेब में रखे और घर चला। 25 रुपये केवल 2-2.5 घंटे में आ गए। अगर 1 महीने में यही औसत रहे तो पल्ला पार है। उसे इतनी खुशी हुई कि वह भोजन करने घर न गया, बाजार से भी कुछ नहीं मंगवाया। रुपए भुनाते हुए उसे 1 रुपया कम हो जाने का ख्याल हुआ। वह शाम तक बैठा काम करता रहा। 4 रुपये और वसूल हुए। चिराग जले वह घर चला तो उसके मन पर से चिंता और निराशा का बहुत कुछ बोझ उतर चुका था। अगर 10 दिन यही तेजी रही तो रतन से मुँह चुराने की नौबत न आएगी। 9 दिन गुजर गए। रमा रोज़ प्रातः दफ्तर जाता और चिराग जले लौटता। वह रोज़ यही आशा लेकर जाता कि आज कोई बड़ा शिकार फंस जाएगा, पर वह आशा न पूरी होती। इतना ही नहीं, पहले दिन की तरह फिर कभी भाग्य का सूर्य न चमका। फिर भी उसके लिए कुछ कम श्रेय की बात नहीं थी कि 9 दिनों में ही उसने 100 रुपये जमा कर लिए थे। उसने 1 पैसे का पान भी न खाया था। जालपा ने कई बार कहा चलो कहीं घूम आवे, तो उसे भी उसने बातों में ही टाला था। बस कल का दिन और था। कल आकर रतन कंगन मांगेगी तो उसे वह क्या जवाब देगा। दफ्तर से आकर वह इसी सोच में बैठा हुआ था। क्या वह 1 महीना भर के लिए और न मान जाएगी? इतने दिन वह और न बोलती तो शायद वह उससे उऋण हो जाता। उसे विश्वास था कि मैं उससे चिकनी चुपड़ी बातें करके राजी कर लूँगा। अगर उसने जीत की तो मैं उसे कह दूँगा सर्राफ रुपए नहीं लौटाता। सावन के दिन थे, अंधेरा हो चला था। रमा सोच रहा था रमेश बाबू के पास चलकर 2-4 बाजियाँ खेलाऊं, मगर बादलों को देख देख कर रुक जाता था। इतने में रतन आ पहुँची। वह प्रसन्न न थी, उसकी मुद्रा कठोर हो रही थी। आज वो लड़ने के लिए घर से तैयार होकर आई है और मुरव्वत और मुलाहजे की कल्पना को भी कोसों दूर रखना चाहती है। जालपा ने कहा तुम खूब आए, आज मैं भी ज़रा तुम्हारे साथ घुमाऊंगी। इन्हीं काम के बोझ से आजकल सिर उठाने की फुर्सत नहीं है। रतन ने निष्ठुरता से कहा मुझे आज तो बहुत जल्द घर लौट जाना है। बाबूजी को कल की याद दिलाने आई हूँ। रमा उसका लटका हुआ मुँह देखकर मन ही मन सहम रहा था। किसी तरह उसे प्रसन्न करना चाहता था। बड़ी तत्परता से बोला जी हाँ, खूब याद है। अभी शराब की दुकान से चला आ रहा हूँ। रोज़ सुबह शाम घंटे भर हाजिरी देता हूँ, मगर इन चीज़ों में समय तो बहुत लगता है। दाम तो कारीगरी के हैं। मालियत देखिए तो कुछ नहीं। 2 आदमी लगे हुए हैं, पर शायद अभी 1 महीने से कम में चीज़ तैयार ना हो, पर होगी लाजवाब। जी खुश हो जाएगा। पर रतन जरा भी ना पीक ले, तिनक कर बोली अच्छा, अभी महीना भर और लगेगा। ऐसी कारीगरी है कि 3 महीने में पूरी न हुई। आप उसे कह दीजिएगा मेरे रुपए वापस कर दें। आशा के कंगन देवियाँ पहनती होंगी, मेरे लिए ज़रूरत नहीं। रमानाथ 1 महीना न लगेगा, मैं जल्दी ही बनवा दूँगा। 1 महीना तो मैंने अंदाजन कह दिया था। अब थोड़ी ही कसर रह गई है।
कई दिन तो नगीने तराशने में लग गए हैं। रतन, मुझे कंगन पहनना ही नहीं है भाई, आप मेरे रुपए लौटा दीजिए बस। सुनार मैंने भी बहुत देखे हैं, आपकी दया से इस वक्त भी 3 जोड़े कंगन मेरे पास होंगे, पर ऐसी धांधली कहीं नहीं देखी। धांधली के शब्द पर रमा तिलमिला उठा। धांधली नहीं, मेरी हिमाकत गई है। मुझे क्या जरूरत थी कि अपनी जान संकट में डालता। मैंने तो पेशगी रुपए इसलिए दे दिए कि सुनार खुश होकर जल्दी से बना देगा। अब आप रुपए मांग रही हैं, सर्राफ रुपए नहीं लौटा सकता। रतन ने तीव्र नज़रों से देखकर कहा, क्यों रुपए क्यों ना लौटाएगा? रमानाथ, इसलिए कि जो चीज़ आपके लिए बनाई है उसे वह कहाँ बेचता फिरेगा। संभव है साल 6 महीने में बिक सके, सबकी पसंद एक सी तो नहीं होती। रतन ने त्योरियां चढ़ाकर कहा, मैं कुछ नहीं जानती, उसने देर की है उसका दंड भोगे। मुझे कल तो या तो कंगन ला दीजिए या रुपए। आपकी यदि सर्राफ से दोस्ती है तो आप मुलाहिजे और मुरवत के सबब से कुछ न कर सकते हो तो मुझे उसकी दुकान दिखा दीजिए। नहीं, यदि आपको शर्म आती हो तो उसका नाम बता दीजिए, मैं पता लगा लूँगी। वाह, अच्छी दिल लगी। दुकान नीलाम करा दूँगी, जेल भिजवा दूँगी। इन बदमाशों से लड़ाई के बगैर काम नहीं चलता। रमा अप्रतिभ होकर ज़मीन की ओर ताकने लगा। वो कितनी मनहूस घड़ी थी जब उसने रतन से रुपए लिए, बैठे बिठाए विपत्ति मोल ली। जालपा ने कहा, सच तो है, इन्हें क्यों नहीं सर्राफ की दुकान पर ले जाते? चीज़ आंखों से देखकर इन्हें संतोष हो जाएगा। रतन, मैं अब चीज़ लेना ही नहीं चाहती, रमा ने काँपते हुए कहा। अच्छी बात है, आपको रुपए कल मिल जाएंगे। रतन, कल किस वक्त? रमानाथ, दफ्तर से लौटते वक्त लेता आऊँगा। रतन, रुपए पूरे लूँगी, ऐसा ना हो कि 100-200 रुपये देकर टाल दें। रमानाथ, कल आप अपने सब रुपए ले जाइएगा। यह कहता हुआ रमा मर्दाने कमरे में आया और रमेश बाबू के नाम एक रुक्का लेकर गोपी से बोला, इसे रमेश बाबू के पास ले जाओ, जवाब लिखाते लाना। फिर उसने एक दूसरा रुक्का लिखकर विशंभर दास को दिया कि मणिक दास को दिखाकर जवाब लाए। विशंभर दास ने कहा, पानी आ रहा है। रमानाथ, तो क्या सारी दुनिया बह जाएगी? दौड़ते हुए जाओ। विशंभर, और जो वह घर पर ना मिले? रमानाथ, मिलेंगे, वह इस वक्त कहीं नहीं जाते। आज जीवन में पहला अवसर था कि रमा ने दोस्तों से रुपए उधार मांगे। आग्रह और विनय के जितने शब्द उसे याद आए उनका उपयोग किया। उसके लिए बिल्कुल नया अनुभव था। जैसे पत्र आज उसने लिखे वैसे ही पत्र उसके पास कितनी ही बार आ चुके थे। उन पत्रों को पढ़कर उसका हृदय कितना द्रवित हो जाता था, पर विवश होकर उसे बहाने करने पड़ते थे। क्या रमेश बाबू भी बहाना कर जाएंगे? उनकी आमदनी ज़्यादा है, खर्च कम। वो चाहे तो रुपयों का इंतज़ाम कर सकते हैं। क्या मेरे साथ इतना सुलूक भी ना करेंगे? अब तक दोनों लड़के लौट कर नहीं आए। वह द्वार पर टहलने लगा। रतन की मोटर अभी तक खड़ी थी। इतने में रतन बाहर आई और उसे टहलते देखकर भी कुछ बोली नहीं। मोटर पर बैठी और चल दी।